हेलो गाइज, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस इन्फीटीक्यू डीबीएमएस क्लासेस। तो गाइज इस वीडियो में जो है हम करेंगे डे 4 के सारे असाइनमेंट्स को कवर करूंगा मैं यहाँ पे इस वीडियो में गाइज। तो यहाँ पे चलिए अब मैं बता दूं, डे 4 में आपके टोटल 27 असाइनमेंट्स हैं। तो ऑलमोस्ट गाइज ये 27 असाइनमेंट्स तो एक वीडियो में करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है गाइज, क्योंकि ये काफी लेंदी लेंदी असाइनमेंट्स हैं। और क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ ये कैसे जो है मैं क्वेरी लिखता हूँ, तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा गाइज। इस वीडियो में मैं जो है असाइनमेंट नंबर 52 या 53 तक मैं जो है सारे क्वेश्चंस जो है करा दूंगा। और अगला वीडियो में जो है रिमेनिंग असाइनमेंट्स आ जाएंगे आपको, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी हैं। तो असाइनमेंट नंबर यहाँ पे टोटल 66 है, 40 से लेकर 66 असाइनमेंट्स है गाइज। तो यहाँ पे आधा मैं इस वीडियो में करा दूंगा, आधा नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप गाइस नीचे जो है स्क्रीन के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको एक सब्सक्राइब कर दीजिए आप। और उसके बगल में एक बेल आइकन दिया होगा, उसको आप जो है हिट कर दीजिए गाइस, और उसको ऑल पे कर दीजिए, ताकि आप मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं इस चैनल पे तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत पता लग जाए कि जो है नई वीडियो जो है चैनल पे आ चुकी है। तो चलिए गाइस असाइनमेंट नंबर 40 देखते हैं हम। असाइनमेंट नंबर 40 में करना क्या है हमें। तो यहाँ पे देखिए मैं स्टडी करता हूँ, पहले लाइन बाय लाइन स्टडी करता हूँ क्या बोल रहा है। द मैनेजमेंट ऑफ इजी शॉप वुड लाइक टू क्लासिफाई द आइटम एज चीप, अफोर्डेबल, एक्सपेंसिव एंड वेरी एक्सपेंसिव। अब मतलब देखिए यहाँ पे क्या करना है, चीजों को क्लासिफाई करना है, मतलब चार कैटेगरी में बांटना है, चीप, अफोर्डेबल, एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, ये चार कैटेगरी में बांटना, ठीक है। द क्लासिफिकेशन इज डन इफ आइटम यूनिट प्राइस इज बिटवीन 0 and 499। मतलब 0 से लेके 499 के बीच में अगर प्राइस है तो वो क्या होगा, चीप होगा, ठीक है गाइज। और जब 500 से लेके 1999 में है तो वो क्या होगा, अफोर्डेबल होगा। अब 2000 से लेके 4999 में होगा तो वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। और व्हेन इट इज मोर देन 5000, मोर देन और इक्वल टू, मतलब 5000 के बराबर या उससे ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब क्वेरी को देखते हैं क्या लिखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले आइटम टाइप। चाहिए कि आपने को क्या डिस्प्ले करना है, आइटम टाइप डिस्प्ले करना है। और साथ ही साथ एंड क्लासिफिकेशन, मतलब ये क्लासिफिकेशन आइटम टाइप के साथ हमें क्लासिफाई भी करना है कि वो चीप है, अफोर्डेबल है, एक्सपेंसिव है या वेरी एक्सपेंसिव है, यही बताना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले यूनिक रोज सॉर्टेड बाय आइटम टाइप एंड क्लासिफिकेशन, मतलब कि आइटम टाइप और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो है इनको सॉर्ट करना है। और वो क्या होने चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो चलिए ये तो समझ में आ रहा है। अब चलिए क्वेरी पे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट लिखना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना है भाई, आइटम टाइप को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सेलेक्ट, और क्या करेंगे, आइटम टाइप। आइटम टाइप को हम जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगला क्या, हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा पहले प्राइस के बेसिस पे, मतलब प्राइस जो है 0 से लेके 499 के बीच में है तो वो चीप होगा। तो क्लासिफाई करने की बात जहां भी आएगी गाइस, यहाँ पे जहां भी क्लासिफाई करने को आएगा तो वहां पे आप जो है, यहाँ अगर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े होंगे जो है इसका जो है, तो उसके अंदर आपको एक केस करके स्टेटमेंट मिला होगा, केस केस करके। तो ये केस स्टेटमेंट का ही यूज करेंगे हम यहाँ पे, यही स्टेटमेंट यूज होगा, इसी के हेल्प से हम जो है क्लासिफाई करेंगे चीजों को। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा केस, और यहाँ पे कंडीशन अब लिखता जाऊंगा। अब कंडीशन के लिए क्या लिखूंगा, व्हेन प्राइस, कौन सा कॉलम से हमें डेटा चाहिए, प्राइस कॉलम से, जब प्राइस हमारा होना चाहिए। अब देखिए ये आइटम टाइप और ये प्राइस कहाँ है, आइटम टेबल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस जब होगा 0, व्हेन प्राइस, और यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन, बिटवीन का यूज करेंगे, प्राइस बिटवीन 0 and 499, मतलब 0 से लेके 499 के बीच में अगर प्राइस रहेगा तो उसको क्या कैटेगराइज करेंगे गाइस, तो उसको हम बोलेंगे चीप, ठीक है। वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा। अगला क्या लिखना है, व्हेन, अब फिर से कंडीशन लिखना है, व्हेन प्राइस। अब प्राइस बिटवीन जो होगा, अगर हो रहा है 500 से लेके 1999 तक है प्राइस, तो ये क्या, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे अफोर्डेबल है भैया, ये होगा अफोर्डेबल। अफोर्डेबल है ये आपका प्रोडक्ट। अब देखिए यही बार बार आपको लिखना है, हर बार जो है व्हेन का यूज करना है। तो मैं इसी व्हेन, दो व्हेन वाले स्टेटमेंट जो है इनको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा चीप अफोर्डेबल हो गया। अब एक्सपेंसिव होगा, तो एक्सपेंसिव के लिए हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, 2000 से लेके, हमारा प्राइस होना चाहिए 2000 से लेके 4999 तक। तो ये मैंने कर दिया 2000, व्हेन प्राइस बिटवीन 2000 एंड 499, 4999, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक्सपेंसिव लिख देना है, एक्सपेंसिव।
और देखिए अब क्या बोला है, लास्टली क्या होगा, जब आपका प्राइस जो होना चाहिए, जब आपका प्राइस का इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 होगा, तो यहां पे क्या करना होगा, व्हेन प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, तो यहां पे क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव आ जाएगा गाइस। यहां पे क्या लिखेंगे, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, स्पेलिंग में सही कर लेता हूं, वेरी एक्सपेंसिव। तो ये मैंने क्या करा, चार कैटेगरी में बांट दिया इनको, ठीक है। अब ये चार कैटेगरी में बट गए हमारे। अब यहाँ पे गाइस देखिए अब क्या हो गया, अब यहाँ पे अब आपका केस जो है, केस स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म होगा, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि केस स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पे खत्म हो गया। और यहाँ पे एक एलियस नेम देना पड़ेगा। इस कॉलम को देखिए यहाँ पे क्या नेम दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन कॉलम लिखा हुआ है। इस कॉलम का नाम दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, तो इसको मैं एक एलियस नेम देता हूँ। उसके लिए आपको पता है एज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक एलियस नेम दे दिया एज। और यहाँ पे आपको लिखना फ्रॉम किस टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं आइटम, जो है ये डेटा उठा रहे हैं वो क्या है, आइटम टेबल से। यहाँ पे देखिए आइटम टाइप इसी में प्रेजेंट है और प्राइस भी इसी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फ्रॉम आइटम कर लेना है आपको। अब देखिए फ्रॉम आइटम कर लिया गाइस, अब इसको क्या करना है, इस डेटा को आपको ऑर्डर करना है। उसके लिए क्या करेंगे, ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। और ऑर्डर किस बेसिस पे करना है, आइटम टाइप पे करना है, और साथ ही साथ किस पे करना है, क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। जो क्लासिफाई करा है आपने, क्लासिफिकेशन क्या है, ये केस वाला स्टेटमेंट जिसको हमने नाम दिया क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों के बेसिस पे जो है हमको ऑर्डर करना है। अब ये डेटा जो ऑर्डर्ड होगा वो किस फॉर्म में ऑर्डर होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो गाइस आप जो आपको पता है कि ऑर्डर बाय जो है बाय डिफॉल्ट ही असेंडिंग ऑर्डर लेता है। अगर आप चाहें तो डिक्लेयर कर भी सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं डिक्लेयर करते वो बाय डिफॉल्ट ही समझ जाता है कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए शॉर्टकट जो की बेसिकली वर्ड क्या है, ASC यूज करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर को बताने के लिए, ASC। और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC यूज करते हैं। अब देखिए गाइज यहां तक तो हमारा क्या हो गया, ये सब डेटा मिल गया और ऑर्डर भी हो गया। अब अपना एक चीज रहता है डिस्प्ले यूनिक रोज। अब यूनिक रोज कैसे दिखाएंगे, चलिए पहले इतनी क्वेरी को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये क्वेरी रन करी मैंने, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ रोज बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे FMCG चीप जो है, FMCG चीप ये 4 बार आ रहा है, कंप्यूटर वेरी एक्सपेंसिव 2 बार आ रहा है। मुझे बस केवल यूनिक चाहिए। अब देखिए इसमें अपैरल जो है अफोर्डेबल, ये एक ही बार है, कहीं कहीं रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए अपैरल अफोर्डेबल 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको जो है यूनिक वैल्यूज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, यहाँ पे डिस्टिंक्ट का यूज करना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का आप यूज करेंगे, ये क्या करेगा, सारा डिस्टिंक्ट वैल्यूज को देगा। अब इसको चलिए वेरीफाई करते हैं और यहां पे देखते हैं क्या आउटपुट आता है गाइज। तो मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूं और यहां पे वेट करता हूं, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी मे बी नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो, तो मैं वेट करता हूं गाइज। तो गाइज यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जो है हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया, मतलब हमारी जो क्वेरी है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये काफी इजी है, इसमें जो है आपको केस का यूज करना था। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप जो है वीडियो को वापस से प्ले करके आप देख सकते हैं गाइज, बहुत इजी है। तो चलिए हम अभी के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट पे। नेक्स्ट असाइनमेंट में देखते हैं क्या कुछ पूछा जा रहा है हमसे। तो यहां पे चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे। नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारा असाइनमेंट नंबर 41। असाइनमेंट नंबर 41 में देखिए क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द मंथ एंड नंबर ऑफ कोटेशन रिसीव्ड इन ईच मंथ। अब देखिए नंबर ऑफ कोटेशन, तो कोटेशन कहां मिलेगा, ये क्या मिलेगा, कोटेशन टेबल के अंदर मिलेगा। यहाँ पे देखिए कोटेशन टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे गाइज आपको खुद ही ये सारे देखिए टेबल्स दिए हुए हैं, इसी में से आपको डेटा उठाना पड़ेगा। ये टेबल दिए हुए हैं और ये जो ब्रैकेट में ये सारे कॉलम्स हैं उस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डिस्प्ले द मंथ, मंथ पहले तो आपको मंथ दिखाना। अब देखिए मंथ कहां से मिलेगा, मंथ मिलेगा आपको डेट से। डेट का कहीं कॉलम है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्यू डेट है, क्यू डेट कॉलम में से अगर मंथ निकालना है आपको तो आपको टू कैर लगाना पड़ेगा फंक्शन, टू कैर मतलब ये कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे टू कैर करके आप जो है मंथ निकाल सकते हैं उसमें से। और उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ कोटेशन रिसीव्ड इन ईच मंथ। अब हर एक महीना में नंबर ऑफ कोटेशन कितना आया वो बताना है। वो कोटेशन कैसे पता लगा, हर कोटेशन की अलग कोटेशन आईडी होगी, उसको आप काउंट कर लीजिए मंथ के बेसिस पे ग्रुप करके उस चीज को। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे अब मैं क्वेरी लिखता हूं और आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे इसको बेसिकली एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट कर लेना है और मंथ सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू कैर का यूज करना पड़ेगा, टू कैर। और यहाँ पे टू कैर लिख के आपका मंथ किस जो है डेट किस कॉलम में आएगा, क्यू डेट कॉलम के अंदर है। तो यहाँ पे आप क्यू डेट लिख लीजिए और उसके अंदर से आपको क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो गाइज आप लिखेंगे मंथ। और यहाँ पे देखिए मंथ मैंने M कैपिटल रखा है, बाकी सारा लोअर केस में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें J कैपिटल है, बाकी सारे लोअर केस में है।
अगर मैं इसको पूरा अपर केस में लिख दूं, ONTH को अपर केस में लिख दूं, तो ये सारा जो है जनवरी अपर केस में लिख के आएगा। अब गाइज इसको एक एलियास नेम भी देना है, और एलियास नेम क्या देना है हमको, एलियास नेम देना है मंथ। ठीक है, एलियास नेम जो होना चाहिए वो मंथ होना चाहिए, तो यहाँ पे एलियास नेम दे दिया। अगला क्या चीज सेलेक्ट करना है आपको, अगला सेलेक्ट करना है कोटेशन, कितने कोटेशन गए हैं इस महीने में। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ मंथ मिल जाएगा, मतलब कौन कौन से मंथ है जो क्यू डेट के अंदर लाई कर रहे हैं। और अगला क्या है, आपको नंबर ऑफ कोटेशन चाहिए, कोटेशन चाहिए। अगर नंबर ऑफ कोटेशन चाहिए तो गाइज आपको काउंट करना पड़ेगा कितने कोटेशन है, तो उसके लिए आप लगाएंगे काउंट फंक्शन। और किसको काउंट करेंगे, कोटेशन आईडी को, कोटेशन आईडी, क्योंकि हर कोटेशन की अपनी कोटेशन अलग कोटेशन आईडी है। तो यहाँ पे स्पेलिंग में मैच करा लेता हूँ, कोटेशन आईडी, हाँ ठीक है, हर कोटेशन की अपनी कोटेशन आईडी होगी, तो यहाँ पे जितने कोटेशन होंगे उसको काउंट कर लेगा ये। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम कौन से टेबल से आप उठा रहे हैं डेटा, कोटेशन से। ठीक है, कोटेशन टेबल से आप डेटा उठा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट टू कैर, यहाँ पे मंथ मिल गया आपको, काउंट मिल गया यहाँ पे कोटेशन आईडी का फ्रॉम कोटेशन। अब देखिए यहाँ पे जो मंथ मिलेगा गाइज, अब मंथ मिलेगा तो मंथ तो ढेर सारे मिल जाएंगे आपको। अब तो गाइज यहां तक जो था, यहां तक हमने क्वेरी क्या लिखा, मंथ निकाल लिया और कोटेशन काउंट निकाल लिया। अब गाइज देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मंथ तो ढेर सारा लिख लेगा। आप सपोज करिए जनवरी जो होगा इसमें क्या होगा, कभी कभी एक कोटेशन होगा। आप मान लीजिए ढेर सारे डेट होंगे जनवरी में, ढेर सारे कोटेशन साइन होंगे, तो यहाँ पे जनवरी में कहीं मान लीजिए किसी 1 जनवरी को एक कोटेशन साइन हुआ है, 10 जनवरी को 2 कोटेशन साइन हुए, 2 ऑर्डर लिया गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको काउंट करना है कितने कोटेशन है पूरा जनवरी में। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जनवरी मंथ के हिसाब से ग्रुप करना पड़ेगा इस चीज को, मतलब ग्रुप बाई लगाएंगे हम यहाँ पे, मतलब मंथ के हिसाब से ग्रुप करेंगे, मतलब कि जनवरी मंथ में टोटल कितना कोटेशन गया उसको मैं काउंट करूंगा यहाँ पे, इसका ग्रुप बना लूंगा पूरे जनवरी का। तो मतलब 1 जनवरी में एक कोटेशन है, फिर कहीं दूसरे डेट पे 2 कोटेशन है। अब एक ग्रुप बना लिया तो ये सारे कोटेशन एक ही ग्रुप में लाई करेंगे। अब इनको काउंट करूंगा तो टोटल मिल जाएगा हमको कितना कोटेशन है। तो यहाँ पे यही चीज है गाइज, यही चीज आपको बता देना है। तो यहाँ पे अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ग्रुप बाई यूज करूंगा गाइज, ग्रुप बाई, और किस बेसिस पे ग्रुप करूंगा इसको, मंथ के बेसिस पे। ठीक है, ग्रुप बाई, और ये जो मंथ आएगा यहाँ पे हमको बाहर में, इसी के बेसिस पे हमको ग्रुप करना है। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसी को। अब ये क्या करेगा, इस बेसिस पे जो है ये ग्रुप हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं गाइज। तो देखिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं और हम वेट करते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है यहाँ पे। ये थोड़ा सा मे भी मेरा नेटवर्क स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या आ गया, योर रिजल्ट डिड नॉट मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि सारा डेटा सेम है, बट यहाँ पे जो है एलियास नेम मैं देना भूल गया था कि इस कॉलम का एलियास नेम आपको क्या देना है, कोटेशन काउंट। और चलिए उसको भी हम कर लेते हैं, और जब ये कर लेंगे तो ये हमारा जो है आउटपुट एकदम परफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एज कोटेशन काउंट। ठीक है, कोटेशन काउंट मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नेम को, और यहाँ पे पेस्ट करके वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वेरीफाई जैसे ही करा, यहाँ देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा असाइनमेंट नंबर 41 खत्म होता है। इसमें क्या करना था, आपको ग्रुप बाई करना था, जो भी आप मंथ निकाल रहे हैं क्यू डेट से, उसको आपको है उस मंथ का एक ग्रुप बनाना था। उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रुप बाई का यूज करना है। तो चलिए मूव करते हैं असाइनमेंट नंबर 42 पे गाइस, देखते हैं असाइनमेंट नंबर 42 हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है असाइनमेंट नंबर 42 में, आइए स्टडी करते हैं एक बार। तो यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 42 आप देखिए, रिट्राइव द ऑर्डर आईडी एंड नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन। क्या रिट्राइव करना है, ऑर्डर आईडी चाहिए और नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन चाहिए। नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन पेमेंट डेट, ऑर्डर डेट, इन दोनों डेट के बीच का नंबर ऑफ मंथ चाहिए। ठीक है गाइस, ये नंबर ऑफ मंथ आपको पता है कैसे लिख लेगा, ये मंथ्स बिटवीन से आएगा, मंथ्स बिटवीन फंक्शन यूज करेंगे, इससे ये जो नंबर ऑफ मंथ आपको मिल जाएगा, आपको करा रखा है एक्सरसाइजेज में। फॉर ऑल ऑर्डर वेयर द नंबर ऑफ मंथ इज मोर देन, जहां की नंबर ऑफ मंथ ग्रेटर देन 0.1 हो एंड पेमेंट हैज बीन डन। ठीक है, अब पेमेंट जो है डन होना चाहिए, पेमेंट किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, पेमेंट जो होना चाहिए डन होना चाहिए, और राउंड ऑफ कर द नंबर ऑफ मंथ्स को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। राउंड ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब चलिए इसको स्टडी कर, बेसिकली क्वेरी को स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले सेलेक्ट क्या करना है आपको, ऑर्डर आईडी। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी। अब देखिए ये ऑर्डर टेबल में ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, ऑर्डर आईडी पड़ा हुआ है, पेमेंट डेट पड़ा हुआ है, ऑर्डर डेट पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर डेट यहाँ पड़ा हुआ है, पेमेंट डेट यहाँ पड़ा हुआ है। अगला क्या खोजना है आपको, अगला आपको खोजना है मंथ्स, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मंथ्स बिटवीन का यूज करना पड़ेगा। इस फंक्शन को हम यूज करेंगे मंथ्स बिटवीन। अब देखिए मंथ्स बिटवीन और यूज करेंगे गाइस,
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपका जो ऑर्डर डेट होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिए गाइस, यहाँ पे कि जो आपका ऑर्डर डेट होगा, ऑर्डर डेट पहले का होगा, और जो आपका जो यहाँ पे क्या होगा, किसके किसके बीच का डेट चाहिए डिफरेंस, पेमेंट डेट का और ऑर्डर डेट का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पेमेंट डेट, पेमेंट तो कब करोगे आप, जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ पे चला जाएगा आपके पास डिलीवर हो जाएगा, तभी आप पेमेंट करोगे। तो आपका ऑर्डर डेट जो होगा वो पहले होगा, और मतलब पहले का डेट होगा, और पेमेंट डेट होगा वो क्या होगा, बाद का। अब सपोज करो कि आज आपने ऑर्डर करा, मान लो आज यहाँ पे सपोज करो 7 को या 8 को आपने ऑर्डर करा, तो आपका प्रोडक्ट गया 10 को आपके पास पहुंचा, तो आप पेमेंट कब करोगे, 10 को ही पेमेंट करोगे। तो ये वाला डेट क्या है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, और ये वाले डेट की वैल्यू कम है। अब सपोज करिए यहाँ पे मंथ्स बिटवीन फंक्शन के अंदर अगर आपको डेट डालना है, तो यहाँ पे अगर मैं मंथ्स बिटवीन के अंदर, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा इस, अगर मैं ऑर्डर डेट डालता हूँ यहाँ पे पहले, और ऑर्डर डेट यहाँ पे डालता हूँ, तो ये क्या होगा, ऑर्डर डेट क्या होगा, पहले का डेट होगा, मतलब ये पुराना डेट होगा, इसकी वैल्यू कम होगी ऑर्डर डेट, और यहाँ पे फिर बाद में करता हूँ पेमेंट डेट, पेमेंट। तो गाइज अगर इस तरीके से लिखूंगा मैं, तो ये मंथ्स बिटवीन क्या करेगा, ये निगेटिव वैल्यू देगा। अब देखिए आपको दिखा भी देता हूं कैसे ये निगेटिव वैल्यू देता है। फ्रॉम आप कर लीजिए ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कर लीजिए, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करता हूं मैं, यहाँ पे देखिए वेरीफाई करके आपको दिखाता हूं, बस अभी के लिए दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, सारा निगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्यों निगेटिव वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ऑर्डर डेट आपका छोटा है, और छोटे में से बड़ा वैल्यू घटाओगे तो गाइज वो तो निगेटिव ही वैल्यू देगा। तो अगर आप चाहें इसको पॉजिटिव में हमको लेना है, ये सारा देखिए इसमें जो आउटपुट है ये सारा पॉजिटिव में है, तो आउटपुट को अगर आपको पॉजिटिव में लेना है, तो आप जो है एबीएस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन का। या दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं गाइज, अगर आप ऐसे यूज करते हैं, एबीएस फंक्शन को यूज करते हैं, देखिए सारा पॉजिटिव हो गया। या दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि जो इसका ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में आपने इसके अंदर डाला है ऑर्डर डेट और पेमेंट डेट, उसको चेंज कर दो। यहाँ पे पेमेंट डेट को अगर आप पहले कर दोगे तो क्या हो जाएगी, बड़ी वाली वैल्यू जो है पहले आ जाएगी, और बड़े वाले वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो जो है रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, देखिए आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो या तो ऐसे कर लो, या एबीएस आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको एक एलियस नेम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या एलियस नेम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मंथ्स दिया हुआ है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। नंबर ऑफ मंथ्स को यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या होगा, अब इसका नंबर ऑफ मंथ्स करके एक नया कॉलम नेम आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कंडीशन पे, वेयर द नंबर ऑफ मंथ्स इज मोर देन 0.1, ठीक है, जहां की नंबर ऑफ मंथ्स ग्रेटर देन होगा 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, वेयर आपको लगाना पड़ेगा, और वेयर के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा गाइज, यहाँ पे वही चीज पूरा का पूरा कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे वेयर, ये मंथ्स, और ये वाला पूरा स्टेटमेंट कॉपी करके यहाँ पे लिख लीजिए, ये पेस्ट करके, और यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए ग्रेटर देन 0.1, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0.1 हो गया, और साथ ही साथ एक और कंडीशन चाहिए, एंड पेमेंट हैज बीन डन, मतलब पेमेंट जो है हो चुका है, ठीक है, पेमेंट हैज बीन डन। तो अब देखिए क्या हो गया, मंथ्स बिटवीन, मतलब अब मंथ का ये तो आपने कंडीशन लगा दिया कि नंबर डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0.1 से होना चाहिए। अब पेमेंट हो चुका है, ये कैसे पता लगे पेमेंट हो चुका है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि अगर पेमेंट मोड, यहाँ पे अगर देखें पेमेंट मोड में, अगर आप ऐसे देखिए इस टेबल को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, इसके अंदर क्या क्या डेटा प्रेजेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, कंट्रोल ऑल करिए और कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, मतलब हम इसको उड़ा देते हैं सारा डेटा, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आप कर लीजिए ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कर लीजिए। ये क्या कर देगा, ऑर्डर टेबल में जितना भी डेटा है सबको यहाँ पे दे देगा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे क्या बोला, पेमेंट हैज बीन डन बोल रहा है ना, तो देखिए अब यहाँ पे पेमेंट मोड में देखिए जिनका जिनका पेमेंट हो चुका है उसमें या तो ये तरीका लिखा होगा किस तरीके से इन्होंने पेमेंट करा है, या तो कैश से करा है या चेक से करा है, ठीक है। यहाँ पे तो अब देखिए जिसका जिसका पेमेंट नहीं हुआ है गाइस, तो वो यहाँ पे पेमेंट मोड तो कुछ होगा ही नहीं, उसमें तो नल वैल्यू होगी। तो पेमेंट हैज बीन डन में मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, वेयर पेमेंट मोड नॉट इक्वल टू नल, मतलब नल के बराबर नहीं है पेमेंट मोड, इसका मतलब कि पेमेंट हो चुका है, चाहे कैश में हुआ है या चेक में हुआ है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वही चीज करूंगा गाइज। अब इसको इरेज करता हूं मैं पूरा का पूरा वापस से, और इसको पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। एंड आपको क्या लिखना है, एंड पेमेंट मोड, पेमेंट मोड पे कंडीशन लगा लीजिए, बहुत सारा कंडीशन आप लगा सकते हैं। इसको क्या करना है, इज नॉट नल, इज नॉट नल, ठीक है, इज नॉट नल। ये क्या बताएगा कि जहां पे ये नॉट नल है वो उसी केस में जो है पेमेंट हो चुका है,
क्योंकि ये पेमेंट मोड बता रहा है किस किस मोड से पेमेंट हुआ है। अगर कैश से पेमेंट हुआ है, अगर कैश है तो इसका मतलब पेमेंट हो चुका है कैश के फॉर्म में, चेक है तो इसका मतलब पेमेंट हो चुका है चेक के फॉर्म में, अगर नल है तो इसका मतलब पेमेंट नहीं हुआ है अब तक। तो यहां तक ये कंडीशन लग गया पेमेंट वाला। अब क्या करना है, राउंड ऑफ द नंबर ऑफ मंथ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब नंबर ऑफ मंथ को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको राउंड फंक्शन लगाना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर राउंड फंक्शन मैं लगा लेता हूँ, और इसको कितना प्लेसेस तक राउंड करना है, 2 प्लेसेस तक। तो यहाँ पे कॉमा 2 कर लीजिए, ये क्या होगा 2 प्लेसेस तक राउंड हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया गाइस। तो काफी क्वेरी इजी है, बस इसको ब्रेक करते जाइए। जितना ज्यादा आप ब्रेक कर पाएंगे गाइस उतना आपको समझ में आएगा कैसे प्रोसेस हो रहा है ये सारा का सारा डेटा। तो आपको बस केवल क्या करना है, क्वेरी लाइन बाय लाइन ब्रेक करनी है। अगर आपको कोई टेबल नहीं समझ में आता तो आप सीधे क्या करिए, यहाँ पे सीधे कंट्रोल ए लिखिए। अगर आपने क्वेरी लिख लिया है यहाँ पे आधा, तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लीजिए। ये क्या होता है, क्वेरी कट जाता है। कंट्रोल बटन और एक्स को आप कर लीजिए, और यहाँ पे जब आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और साथ ही साथ वी दबा दीजिए, वो सारी की सारी क्वेरी आपकी पेस्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंट्रोल करके एक्स कर लीजिएगा तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पे अगर किसी भी टेबल के अंदर का डेटा चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सपोज करिए आइटम टेबल का डेटा चेक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम। ये क्या करेगा, सारा डेटा दिखाएगा उस आइटम टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये सारा आइटम टेबल के अंदर का सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जो है यहाँ पे कोई भी कंडीशन खुद के हिसाब से लगा सकते हैं, पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है। अब देखिए पेमेंट जिसमें हो चुका है उसमें पेमेंट डेट वाले टेबल में जो है पेमेंट डेट का जो कॉलम होगा उसमें डेट होगा। अगर जिसमें पेमेंट नहीं हुआ है तो उस पेमेंट डेट का के कॉलम में नल वैल्यू होगी। तो यहाँ उस पर भी कंडीशन लगा सकते हैं। मैंने पेमेंट मोड पे लगाया, पेमेंट डेट पे लगा सकते हैं। काफी इजी है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं तो आप प्लीज कमेंट करिए। आप जो है गाइस नेक्स्ट असाइनमेंट के ऊपर बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बताऊंगा कि आपके स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी अभी डिस्प्ले हो रहा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड, या उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपके मन में, कैसे इंटरव्यू क्लियर करते हैं, क्या किस टाइप का पेपर होता है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, उस पर पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे पूछते हैं तो मैं थोड़ा क्विक रिप्लाई करूंगा, और कमेंट सेक्शन में भी मैं रिप्लाई करूंगा, बट मे भी थोड़ा टाइम लग जाए। तो यहाँ पे चलिएगा नेक्स्ट असाइनमेंट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट असाइनमेंट को देखते हैं क्या है अगला हमारा असाइनमेंट, और क्या किस टाइप की क्वेरी हमें डिजाइन करनी है। तो अगला है असाइनमेंट नंबर 43। असाइनमेंट नंबर 43 में देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ मैनेजर हैज बीन इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, अब बोल रहा है सैलरी जो है मैनेजर की 20% से बढ़ा दी गई है। रिट्राइव द एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्टिंग सैलरी एज करेंट सैलरी, मतलब अभी का जो सैलरी है उसका प्रेजेंट सैलरी, उसको उस कॉलम को एक एलियास नेम देना है जिसका नाम आपका होगा करेंट सैलरी। ठीक है, इंक्रीज सैलरी एज न्यू सैलरी, मतलब जो इंक्रीज वाला जो सैलरी हुआ है, जो सैलरी इंक्रीज हो गया उसको क्या कॉलम देना है आपको, न्यू सैलरी करके लिखना है। एंड द डिफरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड इंक्रीज सैलरी एज इंक्रीमेंटेड वैल्यू, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका इंक्रीमेंटेड वैल्यू करके जो है ये कॉलम नेम होगा, उसमें आपको बताना है। ठीक है, अब अगला क्या है, राउंड ऑफ द इंक्रीज सैलरी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब जो बढ़ा हुआ सैलरी है उसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर देना। तो ये तो काफी इजी लग रहा है, ये आराम से आप कर लोगे। चलो मैं बता देता हूं कैसे करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है गाइज, यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय आईडी आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द सैलरी ऑफ मैनेजर। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में। इतना आपको खोजना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में है। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी है, अब फिर क्या करना है, करंट सैलरी आपको बताना है। ठीक है, करंट सैलरी आप बताओगे कैसे मिलेगा करंट सैलरी, यहां से सैलरी कॉलम से मिल जाएगा। यहां पे आप लिख लीजिए सैलरी, और इसको एक एलियास नेम दे दीजिए। एलियास नेम आपका क्या होगा, करंट सैलरी करके ये एलियास नेम होगा, करंट सैलरी करके ये एलियास नेम दे दिया मैंने इस टेबल को। अगला क्या है, इंक्रीज सैलरी बताना, मतलब सैलरी कितना बढ़ा हुआ है वो सैलरी बताना है। तो इंक्रीज सैलरी क्या होगा, 20% से बढ़ रहा है। अब देखो 20%, यहाँ तो थोड़ा सा मैथ लगा लेना भाई यहाँ पे। अब ये मत कह देना कि सर समझ नहीं आ रहा। अब देखो 20% क्या होगा, 20% अगर सैलरी किसी भी चीज में बढ़ाओगे तो 20 को अगर डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 टाइम्स बढ़ जाएगा ये। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सैलरी प्लस सैलरी बाई 5, ये क्या होगा सैलरी बाई 5, ये मतलब 20% बढ़ गया। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। अभी देखो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सैलरी प्लस सैलरी बाई 5, तो ये क्या होगा, एज अ न्यू सैलरी होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड मुझे यहाँ पे थोड़ा सही करना पड़ेगा इसलिए। हाँ अब देखिए यहाँ पे, अब क्या होगा हमारा न्यू सैलरी क्या होगा, सैलरी प्लस सैलरी बाई 5, सैलरी बाई 5
ये चीज हो गया। यहाँ पे ये क्या होगा, अब इसको एक एलियास नेम देना पड़ेगा एज, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू सैलरी करना पड़ेगा, न्यू सैलरी, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला गया है कि भैया इस कॉलम का नाम जो होना चाहिए न्यू सैलरी कॉलम होना चाहिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ अगला कि एंड द डिफरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड इंक्रीज सैलरी एज इंक्रीमेंटेड अमाउंट। अब मतलब डिफरेंस जो होना चाहिए इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, अब आप ही बताओ कि जो पहले कोई डेटा था उसको आपने 20% से बढ़ा दिया, 20% से आपने बढ़ा दिया, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 20% ही होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा हमारा, सपोज करो ये पुरानी सैलरी थी, नई सैलरी क्या होगा, ये 20% वाला वैल्यू है, ये 20% वाला वैल्यू, इसको ऐड कर दिया तो नई सैलरी मिल गई। तो यहाँ पे टोटल चेंज क्या हुआ, यही 20% वाला वैल्यू। तो इसी को मैं लिख दूंगा और नया कॉलम नेम दे दूंगा। तो यहाँ पे इसी को लिख देता हूँ, यहाँ पे सैलरी बाई 5, सैलरी बाई 5, यही मेजर डिफरेंस होगा। तो ये सैलरी बाई 5, इसको एक नया नेम दे देता हूँ। ये क्या होगा, नया नेम क्या देना है हमको, इंक्रीमेंटेड अमाउंट। चलिए इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नया नेम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम किस टेबल से डेटा आप उठा रहे हो, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ मैनेजर्स हैज बीन इंक्रीज। मतलब अब देखिए इसमें एम्प्लॉय में डेजिग्नेशन का अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको टेबल देखना है तो यहाँ पे जब मैं क्वेरी लिख चुका हूं तो इसको कंट्रोल ए दबा लेता हूं और कंट्रोल एक्स कर लेता हूं, यहाँ पे ये हट जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स कर लीजिए, ये आपको पता लग जाएगा इसमें क्या क्या कॉलम्स है। तो यहाँ पे अब वेरीफाई करा मैंने, यहाँ पे एक सेकंड वेरीफाई करा, तो अब देखिए डेजिग्नेशन में देखिए कौन कौन से पोस्ट पे लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पे हैं, मैनेजर पे हैं, बिलिंग स्टाफ पे हैं, सुपर मैनेजर हैं। तो अब देखिए हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ मैनेजर्स, मतलब सिर्फ मैनेजर्स की सैलरी बढ़ी है। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन, अब कंडीशन भी लगाना पड़ेगा हमको इस डेजिग्नेशन कॉलम पे। तो चलिए अब आ जाइए वापस से पुरानी क्वेरी लिख लेते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल वी कर लीजिए, ये पुरानी क्वेरी आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे बताना पड़ेगा वेयर डेजिग्नेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एम कैपिटल है। अगर आपको केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, लोअर कर लीजिए या अपर का यूज कर लीजिए, अपर डेजिग्नेशन। अब ये क्या करेगा, लोअर या अपर क्या कर देगा, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा या लोअर केस में। यहाँ पे लोअर लगाया है तो ये क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और डायरेक्टली इसको जो है मैनेजर को लोअर केस में लिख के आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। मैनेजर को लोअर केस में लिख के कर, तो ये क्या होता है, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन हो जाता है। अब चलिए इसको गाइस वेरीफाई करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है हमारा आउटपुट। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि करंट सैलरी, न्यू सैलरी, इंक्रीमेंटेड अमाउंट, देखिए सब सही है गाइस। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, देखिए यहाँ पे सी कैपिटल है, यहाँ पे सी स्मॉल रखा हुआ है मैंने, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। तो नेम भी आप जो है थोड़ा ध्यान से रखें। तो यहाँ पे सी को यहाँ पे कैपिटल करता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ गाइस। यहाँ अब देखते हैं हमारा क्वेरी सही है। यहाँ पे देखिए गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हम क्वेरी को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको ब्रेक करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करिए। और यहाँ पे सबसे पहले तो जो टेबल से आपको डेटा उठाना है उस टेबल को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उस टेबल का नाम कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए उस टेबल के अंदर किस कॉलम में किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है। तो चलिए गाइज अब मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। अगला असाइनमेंट है हमारा असाइनमेंट नंबर 44। देखते हैं असाइनमेंट नंबर 44 में क्या है हमारे पास। एक सेकंड मैं थोड़ा सा, हाँ असाइनमेंट नंबर 44, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 4 में। अब देखिए ये क्या बोल रहा है असाइनमेंट नंबर 44, डिस्प्ले द आइटम कोड। क्या दिखाना, आइटम कोड दिखाना ऑफ दोज आइटम वेयर द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑन हैंड एंड रीऑर्डर लेवल इज मोर देन 50। क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑन हैंड एंड रीऑर्डर लेवल इज मोर देन 50, कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस टू पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस टू पॉजिटिव वैल्यू। अब कैसे कन्वर्ट होगा ये पॉजिटिव वैल्यू में, एबीएस फंक्शन यूज करोगे, एबीएस फंक्शन यूज करोगे तो ये क्या करेगा, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे गाइस देखो डिस्प्ले आइटम कोड एंड डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑन हैंड एंड रीऑर्डर लेवल। अब देखो क्वांटिटी ऑन हैंड एंड रीऑर्डर लेवल कहाँ कहाँ है, इसमें किस कॉलम किस टेबल के अंदर है, ठीक है। अब देखो आइटम कोड भी चाहिए, क्वांटिटी ऑन हैंड भी चाहिए और रीऑर्डर लेवल भी चाहिए। देखो यहाँ आइटम कोड मिल गया, रीऑर्डर लेवल मिल गया, क्वांटिटी ऑन हैंड मिल गया। इसका मतलब जो हम टेबल उठाएंगे वो क्या होगा, आइटम टेबल। अब आइटम टेबल से हमको डेटा लेना है तो सबसे पहले आप आइटम टेबल को स्टडी कर लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम कर लीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा, सारा आइटम टेबल में जो भी डेटा भरा हुआ है वो आपको डिस्प्ले करा देगा। अब देखिए ये सब चीज पड़ा हुआ है आइटम टेबल के अंदर,
ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, आइटम कोड को सेलेक्ट करना है। चलिए हम आइटम कोड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिस्प्ले आइटम कोड ऑफ दोज आइटम, मतलब एक ही रो सेलेक्ट करना है, आइटम कोड का ही कॉलम हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे कहां से, फ्रॉम आपका जो है आइटम टेबल। अब यहाँ पे कंडीशन लगाना है मुझे। ठीक है, वेयर लगाना पड़ेगा मुझे, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑन हैंड एंड रीऑर्डर लेवल इज मोर देन 50। अब डिफरेंस कैसे निकलेगा, सीधे आपको माइनस ऑपरेटर का यूज, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो इसको एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर डाल लीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर इन दोनों को घटा लूं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं रीऑर्डर, रीऑर्डर लेवल और कॉमा, इसके साथ किसको घटाना है आपको, क्वांटिटी ऑन हैंड। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्यू टी वाई ऑन हैंड लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाए, क्वांटिटी ऑन हैंड। और ये इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, यहाँ पे माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑन हैंड ये क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट लगा दोगे तो ये क्या होगा, सारा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर देन 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 50 आप कर लो। और यहाँ पे क्या बोला, कन्वर्ट द रिजल्ट टू डिफरेंस, रिजल्ट ऑफ डिफरेंस टू पॉजिटिव। तो ये कर दिया, ये क्या है, पहले डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। और इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इस पे एबीएस फंक्शन लगा दिया। अब इसको वेरीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख के आ गया है। तो यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 44 कंप्लीट होता है हमारा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे। असाइनमेंट नंबर ये तो प्रैक्टिकल पार्ट है, ये आप काफी इजी से, आसानी से कर लेंगे। असाइनमेंट नंबर 45 देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 44 तक तो हमने कर लिया, असाइनमेंट नंबर 45 देखते हैं। सॉरी, अच्छा हाँ, असाइनमेंट नंबर 44 करा था, 45 करना है। चलिए 45 पे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है रिट्राइव द आइटम कोड। चलो आइटम कोड हम रिट्राइव कर लेंगे भाई। और एवरेज ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल, एवरेज चाहिए क्वांटिटी अवेलेबल का इन रिटेल आउटलेट्स वेयर द एवरेज ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल इज लेस देन 75। ठीक है, ऐसे रिटेल आउटलेट्स में वेयर एवरेज ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल इज लेस देन 75। चलिए अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए आइटम कोड और क्वांटिटी अवेलेबल कहाँ कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो खोजना पड़ेगा आइटम कोड और क्वांटिटी अवेलेबल कहाँ कहाँ है। देखिए आइटम कोड यहाँ मिला और क्वांटिटी अवेलेबल यहाँ मिला। इसका मतलब जो मुझे जिस टेबल से काम करना है वो है रिटेल स्टॉक टेबल। ठीक है, इस टेबल से मुझे काम करना है, अब इस टेबल से ही डेटा उठाना है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले अब आते हैं क्वेरी लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो उससे पहले मैं इस टेबल को देख लेता हूं। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपको क्या करना है, यहाँ पे कर लीजिए रिटेल स्टॉक, रिटेल, एक सेकेंड, रिटेल स्टॉक। तो ये क्या कर देगा, इस टेबल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे देगा। अब देखिए रिटेल स्टॉक टेबल है, इसके अंदर क्या है, आइटम कोड दिया हुआ है, क्वांटिटी अवेलेबल भी दिया हुआ है। अब हमसे क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल, एवरेज ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल। अब देखिए क्या है, ये आइटम 1001 है, I1001। ठीक है, I1001 यहाँ पे भी है। अब इसका एवरेज चाहिए मुझे, तो एवरेज चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के इनको डिवाइड करूंगा जितना टाइम अकर हो रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको आइटम कोड के हिसाब से ग्रुप बाई करना पड़ेगा, चीजों को एक ग्रुप में बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब क्वेरी लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करिए आइटम कोड, आइटम कोड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे क्या करना है, एवरेज ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एवरेज फंक्शन आप लगाना पड़ेगा और क्वांटिटी अवेलेबल यहाँ पे कॉलम पास करना पड़ेगा, क्वांटिटी अवेलेबल। अब देखिए एवरेज ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल आपने ले लिया और इसको क्या करा है, एक एलियास नेम दिया हुआ है और ये एलियास नेम क्या है, एवरेज क्वांटिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एलियास नेम दे दीजिए एवरेज क्वांटिटी। अब ये हो गया एवरेज ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल और आइटम कोड। यहाँ पे अब आप लिख लीजिए फ्रॉम रिटेल स्टॉक टेबल, रिटेल स्टॉक। अब देखिए गाइस, अब मैं आपको एकदम बिगिनर की तरह समझा रहा हूं। अब इसको वेरीफाई करके देखिए आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है। देखिए यहाँ पे वेरीफाई जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे क्या लिख रहा है, नॉट अ सिंगल ग्रुप बाय फंक्शन। मैंने आपको बोला था पहले ही कि जो आपको आइटम कोड के बेसिस पे ग्रुप करना है तभी एवरेज मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाई। और ग्रुप बाई किस बेसिस पे करना पड़ेगा, आइटम कोड। ठीक है, आइटम कोड के बेसिस पे ग्रुप बाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे कंडीशन भी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हैविंग वेयर द एवरेज ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल इज लेस देन 75। जहां पे, और यहाँ पे हैविंग लगाएंगे, ग्रुप बाई के साथ कंडीशन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हैविंग का यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू जो होना चाहिए लेस देन 75 होना चाहिए, हैविंग ये वैल्यू लेस देन 75। ये चीज यहाँ पे मुझे ये कंडीशन लिखना था। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइज यहाँ पे और देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही वेरीफाई करा, यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया। तो आप जो है गाइज यहाँ क्वेरी को ब्रेक करना सीखिए
और देखिए पहले किस हिसाब से करना है। अब देखिए जब भी एवरेज वैल्यू बोल खोजने को बोले, एवरेज वैल्यू निकालना है अगर आपको आइटम कोड पे, तो आपको पता है एक प्रोडक्ट का ढेर सा मतलब अलग अलग आइटम कोड होगा, तो मतलब एक आइटम कोड वाले ढेर सारे प्रोडक्ट होंगे रिटेल स्टॉक में होंगे, तो उनका क्वांटिटी अलग अलग होगा। तो अब यहाँ पे इनका एवरेज निकालना है तो आपको सीधी सी बात है कि आपको ग्रुप बाई करना पड़ेगा। सपोज करिए आइटम कोड 101 का एक आइटम जो है वो क्या है 24 अवेलेबल है, और एक इसी आइटम कोड का 28 अवेलेबल है, तो इनका एवरेज क्या करोगे, इसको ग्रुप कर लोगे और इन दोनों का एवरेज ले लोगे। ऐसे तो इनको ग्रुप बाई का यूज करना पड़ता है गाइज, इसमें जब भी एवरेज वगैरह का पूछे तो ग्रुप बाई का यूज करना ही करना पड़ता है। ऑलमोस्ट हर केसेस में ऑलमोस्ट ये आएगा। मतलब किसी और वैल्यू के साथ अगर आप एवरेज को अगर निकालना है, सपोज करिए यहाँ पे देखिए आइटम कोड के साथ उस एवरेज निकालना है, तो आपको ग्रुप बाय लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो गाइज नेक्स्ट करते हैं असाइनमेंट नंबर 46। असाइनमेंट नंबर 46 में हम देखते हैं क्या कुछ करना है हमको। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले द पेमेंट मोड एंड टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर दोज पेमेंट विच वर मेड बिफोर ईयर 2015। मतलब उन पेमेंट का डेटा चाहिए जो कि 2015 से पहले किए हुए थे, और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट शुड बी मोर देन वन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पेमेंट जो होना चाहिए एक होना चाहिए। अब क्या खोजना है यहाँ पे, पेमेंट मोड और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स खोजना है। तो यहाँ पे पेमेंट मोड देखिए किस टेबल में है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल को अगर आप देखें तो यहाँ पे पेमेंट डेट भी है और अब यहाँ पे पेमेंट मोड भी लिखा हुआ है। तो ये कॉलम ऑर्डर्स टेबल में से है। तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि ऑर्डर टेबल से सारा डेटा फेच करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इस डेटा फेच, और यहाँ पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कैसे आएगा, काउंट करेंगे हम पेमेंट को, काउंट कर लोगे भैया तो ये पता लग जाएगा कितना पेमेंट है, तो ये बता देगा टोटल नंबर ऑफ पेमेंट। और यहाँ पे आप कंडीशन लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, पेमेंट मोड, यहाँ पे पेमेंट मोड तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अब पेमेंट मोड, अब सबसे पहले क्या करिए आप, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स कर लीजिए, ठीक है, आपको पता लग जाए पहले है क्या क्या डेटा, इस कौन कौन से कॉलम में कौन सा डेटा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आप कर लीजिए ऑर्डर्स, और यहाँ पे करके आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे वेरीफाई पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पेमेंट मोड में आइए, देखिए पेमेंट मोड में क्या लिखा हुआ, कैश, चेक वगैरह ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेमेंट मोड डिस्प्ले करना, और हमको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स। अब देखिए देखिए हर एक ऑर्डर का, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हर एक ऑर्डर का, अब देखिए हर एक ऑर्डर का अलग ऑर्डर आईडी है, हर एक ऑर्डर का अलग ऑर्डर आईडी है, हर एक ऑर्डर का अलग पेमेंट मोड है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले ऑर्डर का पेमेंट मोड कैश है, तीसरे ऑर्डर का पेमेंट मोड कैश है। अब देखिए पेमेंट मोड के हिसाब से अगर आपको काउंट करना है तो ये कैश वाला सब एक कैटेगरी में रख लीजिए, तब आपको पता लग जाएगा भाई कैश का जो है 3 है या 2 है 4 है, जो भी है जैसा कुछ है आपका वैल्यू ये मिल जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे तो बेसिकली क्या करना है, ग्रुप बाई करना है, ग्रुप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चेक वाला कर लिया तो यहाँ पे चेक का दिख रहा है, तो अब इसका ग्रुप बनाना है ऐसे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इसको क्लियर करता हूं मैं, अब आपको क्वेरी लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ, क्वेरी लिखूंगा और यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे करना होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है गाइस, यहाँ पे क्या करना है आपको सेलेक्ट, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले आपको चाहिए पेमेंट मोड चाहिए, ठीक है। पेमेंट मोड ले लिया आपने, अब आपको क्या करना है, काउंट कर लीजिए, काउंट के अंदर स्टार्ट लिख लीजिए, या ऑर्डर आईडी काउंट कर लीजिए, हर एक ऑर्डर का अलग ऑर्डर आईडी होगा तो उसको आप काउंट कर लोगे तो वो पता लग जाएगा। अब यहाँ पे इसका एक एलियास नेम दे दिया हुआ है तो उसको भी आप दे लीजिए, इसका एलियास नेम क्या दिया हुआ, पेमेंट काउंट, इसको भी आप एलियास नेम यहाँ पे एज पेमेंट काउंट लिख लीजिए, ठीक है। अब ये पेमेंट काउंट आपने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है गाइज, अब यहाँ पे ये कौन से टेबल के अंदर प्रेजेंट है ये डेटा, ये प्रेजेंट है ऑर्डर टेबल के अंदर, ऑर्डर्स टेबल के अंदर। अब यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है, वेयर लगा के आपको कंडीशन लिखना है, दोज पेमेंट्स विच वर मेड बिफोर 2015, मतलब उन्हीं पेमेंट का डेटा चाहिए जो 2015 से पहले किए हुए हैं। अब देखिए 2015 से पहले किया हुआ डेटा देखिए, तो अगर कैश वाले में देखेंगे तो यहाँ कैश वाले में देखिए ये 2015 का है, ये 2015 में एक कैश किया हुआ है और दूसरा कैश से जो है 2014 में बाकी दोनों कैश से किया हुआ है। तो यहाँ पे पेमेंट मोड में देखिए कैश आया है और इसका 2 ही दिखा रहा है, और जबकि यहाँ पे टेबल में हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे वेयर में अगर आप कंडीशन लगा देंगे तो आपको सबसे पहले ईयर बाहर निकालना है पेमेंट डेट से, कि पेमेंट जो यहाँ पे देखिए दोज पेमेंट्स दैट वर डन बिफोर 2015। तो अब देखिए पेमेंट का ईयर कहाँ से निकलेगा, पेमेंट डेट से। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट डेट टेबल कहाँ है, देखिए पेमेंट डेट टेबल है, तो यहाँ से ये सारा ईयर निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए ईयर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 2 कैर लगा लीजिए और यहाँ पे जो है जो भी कॉलम है उसको पास करिए। तो कॉलम कौन सा आपका, पेमेंट डेट कॉलम,
इसी में सारा डेट स्टोर है। और इसमें से क्या चाहिए, मुझे ईयर चाहिए तो वाई 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 लिख लीजिए, ये क्या कर देगा, ईयर दे देगा। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़े हैं डेट के बारे में तो आपको पता लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। और यहाँ से ये जो ईयर मिलेगा इसको मुझे चेक करना है कि ये 2015 से पहले का होना चाहिए। अब 2015 से पहले का ईयर आप देख लोगे तो यहाँ पे देखिए 2015 से पहले वाला ये 3 डेटा है, सिर्फ 3 डेटा, जिसमें से ऊपर का ये देखिए ऊपर का 4 है, तो यहाँ पे देखिए 3 डेटा, ये 3 डेटा में 2 कैश वाले हैं और 1 चेक वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन लिख लिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको काउंट करना है तो ग्रुप करना पड़ेगा भाई। कैश वाले ग्रुप में 2 लाई कर रहा है और चेक वाले में 1 लाई कर रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुप बाई का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपको पेमेंट मोड के हिसाब से ग्रुप करना है इसको डेटा को। तो यहाँ पे ग्रुप बाई पेमेंट मोड कर लीजिए। तो अब कैश का अलग ग्रुप बन गया, चेक का अलग ग्रुप बन गया। अब फिर क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट शुड बी मोर देन 1, जहां की टोटल नंबर ऑफ पेमेंट मोर देन 1। अब देखिए मैं आपको दिखाते चल रहा हूं हो क्या रहा है यहाँ पे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जब ग्रुप बना तो यहाँ पे 2014 का देखिए यही डेटा, सॉरी यहाँ पे डिलीवरी का दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे पेमेंट का भी यही सेम डेटा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए पेमेंट का, ये देखिए पेमेंट का यहाँ पे यही 2000। तो गाइज जब आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये 4 ही डेटा हैं जो 2014 में जिनका पेमेंट हुआ है। अब इनको देखो, अब ये डेटा जो है, अब इनको इधर आओ, इधर थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब ये डेटा देखो इनको यहाँ से, ये देखिए ये क्या है, ये 2 कैश में किए हुए हैं, 1 चेक में किया हुआ। अब इनको ग्रुप बाई में करा तो ये कैश वाला इधर आ गया और चेक वाला यहाँ आ गया। कैश में कितने काउंट करे तो 2 है, कैश में चेक में काउंट करा तो 1 है। अब अंत में क्या लगाना है, वेयर पेमेंट शुड बी ग्रेटर मोर देन 1। अब इसमें तो 1 ही है, इसमें मोर देन 1 है, तो ये आपका आउटपुट क्या आएगा, यही डेटा आना चाहिए, यही यहाँ पे प्रिंटेड है। और देखिए यही चीज मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ पूरा का पूरा कैसे चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे ग्रुप बाई के साथ कंडीशन कैसे लगाते हैं, उसके लिए आपको हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग यूज करिए और यहाँ पे जो काउंट है, काउंट यहाँ पे कर लीजिए, काउंट स्टार कर लीजिए, या ऑर्डर आईडी भी आप लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काउंट स्टार ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन लिखा हुआ। अब इसको वेरीफाई करिए और आपको देखिए, एक सेकेंड, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। सेलेक्ट पेमेंट मोड काउंट स्टार एज पेमेंट काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर इतना ग्रुप बाई पेमेंट मोड हैविंग काउंट लेस देन, सॉरी काउंट ग्रेटर देन 1 करना है गाइज, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 करना है, मैंने लेस देन कर दिया, यहाँ पे शुड बी मोर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करके देखते हैं आउटपुट हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा एकदम करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया गाइज। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, देखते हैं अगला जो है हमारा असाइनमेंट नंबर 47 हमसे क्या पूछ रहा है। क्योंकि गाइज ये वीडियो लंबा होता जा रहा है तो मैं असाइनमेंट नंबर 50 तक ही करा पाऊंगा इस वीडियो में, अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा सारा असाइनमेंट। तो अब यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है रिट्राइव द सप्लायर नेम, क्या चाहिए, सप्लायर नेम फॉर दोज कोटेशंस हुज एवरेज कोटेड प्राइस फॉर ऑल कोटेशन कोटेड बाई हिम इज मोर देन 500। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हुज एवरेज कोटेड प्राइस फॉर ऑल कोटेशंस कोटेड बाय हिम, मतलब उस सेल्समैन के द्वारा जो है कि एवरेज कोटेड प्राइस जो उस सेल्समैन के सप्लायर के द्वारा कोट किया जा रहा है वो मोर देन 500 होना चाहिए। एंड कोटेशन स्टेटस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ऑल्सो डिस्प्ले द एवरेज कोटेड प्राइस। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये देखिए कोटेशन का ये सब कहाँ, सप्लायर नेम कहाँ है, देखिए एस नेम यहाँ पे है और कोटेशन के बारे में बात हो रहा है तो ये कोटेशन टेबल को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए क्या क्या रिट्राइव करने के लिए बोल रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोटेशन टेबल को देखते हैं क्या क्या डेटा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोटेशन कर लेते हैं, तो ये क्या कर देगा, कोटेशन टेबल का डेटा दिखा देगा। यहाँ पे फ्रॉम भी लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ। देखिए सारा कोटेशन टेबल का डेटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब कोटेशन देखिए, कोटेशन स्टेटस क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड है, क्लोज्ड है, एक्सेप्टेड है। और हमको कंडीशन में क्या बोल रहा है, कोटेशन स्टेटस इज क्लोज। तो यहाँ पे हम देख लीजिए, आप पहले तो क्लोज किस वे में लिखा हुआ है, क्लोज में देखिए सी कैपिटल है। तो जब भी आप कंडीशन लगाएं तो या तो इन केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कर लीजिए अपर लोअर लगा के, या डायरेक्टली एज इट इज यही डेटा उठा लीजिए। तो अब चलिए हम जो है यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं क्वेरी को। सबसे पहले आपको क्या करना है, सप्लायर नेम चाहिए, तो एस नेम, उसका कॉलम का नाम क्या है, एस नेम। यहाँ पे सप्लायर नेम ले लिया। और दूसरा क्या चाहिए, एवरेज, डिस्प्ले एवरेज कोटेड प्राइस। ठीक है, एवरेज क्या चाहिए, एवरेज ऑफ क्या चाहिए, कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस का कॉलम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोटेड प्राइस, ये कॉलम को पास कर दीजिए इसमें, कोटेड प्राइस कॉलम ये। अब देखिए ये क्या हो गया, ये 2 मिल गया आपको। अब इसका एक एलियास नेम दिया हुआ है तो उस एलियास नेम को भी आप दे दीजिए। एलियास नेम क्या दिया हुआ है, एवरेज कोटेड प्राइस। तो यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे
पेस्ट कर दीजिए। ये क्या करा, एलियास नेम दे दिया मैंने। अब हमको किस टेबल से ये डेटा उठा रहे हैं, फ्रॉम हम उठा रहे हैं ये कोटेशन टेबल से, ठीक है, कोटेशन टेबल से ये डेटा उठा रहे हैं। अब कंडीशन लगाना है गाइस, अब ध्यान से देखिए कंडीशन कैसे लगाएंगे। हुज एवरेज कोटेड प्राइस फॉर ऑल कोटेशन quoted by him is more than 500, ठीक है, whose average quoted price for all quotation quoted by him is more than 500। अब देखिए सप्लायर, देखिए एक सप्लायर, ध्यान से देखिएगा, एस नेम, मान लीजिए मुकेश है कोई, यहाँ पे मुकेश है, या इस टेबल को देखिए ना, सबसे बढ़िया इस टेबल को दिखाता हूं आपको। ये जो टेबल है यहाँ पे देखिए, इसमें एस नेम का डेटा, यहाँ पे एस नेम का देखिए, ये जायंट स्टोर ई बैट्स वाला, ई बैट्स को देखिए ये दो बार ये क्या कर रहा है, ये दो कोटेशन को साइन कर रहा है। यहाँ पे देखिए दो कोटेशन किया हुआ, एक क्लोज्ड है एक एक्सेप्टेड है, और यहाँ पे अगला देखिए ई बैट का एक और कोटेशन है यहाँ पे, या वीवी इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये क्या है। अब इनको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है गाइस, तो इनका एवरेज निकालना है तो इनको एक ग्रुप में लाई कराना पड़ेगा ना। अब देखिए ई बैट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इनका एक ग्रुप बना लेंगे तभी एवरेज निकलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां एवरेज का सीन होगा आपको वहां पे ग्रुप बाय यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्या बोल रहा है, एंड कोटेशन स्टेटस इज क्लोज्ड, और क्या बोल रहा है, कोटेशन स्टेटस जो होना चाहिए आपका क्लोज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन जो मैं लगा सकता हूं डायरेक्टली बिना ग्रुप बाय यूज किए, वो क्या है, कोटेशन स्टेटस का। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूं कोटेशन स्टेटस, एक सेकेंड, मैं कोटेशन स्टेटस लगा लेता हूं। यहाँ पे कोटेशन स्टेटस क्या होना चाहिए, हमारा क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे QUOTATION कोटेशन स्टेटस, ये क्या होना चाहिए गाइज, आपका क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज होने के लिए आपको पता है कि उसमें जो है क्लोज में C कैपिटल लिखा हुआ है, या तो आप ऐसे लिख लो, या केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप लोअर फंक्शन लगा लो। ये क्या कर देगा, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन हो जाएगा। ये क्या करेगा, सारा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और फिर आप जो है जो भी डेटा आपको प्रोवाइड कराना है वो आप लोअर केस में प्रोवाइड करा लो। तो ये क्या हो गया, यहां तक आपका जो कोटेशन स्टेटस जो क्लोज्ड होगा वो डेटा आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा है उसको ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है, ग्रुप करना पड़ेगा एस नेम के हिसाब से, सप्लायर का नाम जो है उसके बेसिस पे ग्रुप करना पड़ेगा। अब सप्लायर के नाम पे के बेसिस पे ग्रुप करूंगा तो ई बैट वाले सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे, जायंट स्टोर वाले एक ग्रुप में आ जाएंगे, शॉप जिला वाले एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रुप बाई एस नेम कर लिया, और यहाँ पे अब कंडीशन लगाऊंगा ग्रुप बाई के ऊपर, हैविंग। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, फॉर हुज एवरेज कोटेड प्राइस फॉर ऑल कोटेशन कोटेड बाय हिम, मतलब इसी पर्टिकुलर स्टोर के द्वारा कोटेड। तो अब ये कंडीशन आपको पता है कि इस कंडीशन को लगाने के लिए पहले तो ग्रुप बनाना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब कंडीशन लिखना पड़ेगा, अब आपको हैविंग के बाद लिखना पड़ेगा एवरेज कोटेड प्राइस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 500, ये लिखना पड़ेगा। अब जो ग्रुप का जो एवरेज कोटेड प्राइस वो ग्रेटर देन 500 होना चाहिए। अब इसको मैं वेरीफाई करके देखता हूं गाइस, यहाँ पे स्पेलिंग लगता है गलत कर दिया मैंने कहीं, कोटेशन स्टेटस का, कोटेशन स्टेटस कहाँ गया मैंने, अच्छा यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे कोटेशन स्टेटस लिख देता हूं, कहाँ गया, यहाँ पे लोअर कोटेशन स्टेटस, ये किस में दिया हुआ है, एक सेकंड, मुझे क्यू स्टेटस दिया होगा। यहाँ कॉलम का नाम क्या है, क्यू स्टेटस, मैंने कोटेशन स्टेटस लिख दिया है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉलम का नाम क्या दिया हुआ, क्यू स्टेटस। तो क्यू स्टेटस कॉलम में ये स्टेटस दिया हुआ है। अब इसको वेरीफाई करते हैं गाइज, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे ही वेरीफाई करा, यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट एकदम करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया। तो थोड़ा इजी है गाइस, आपको लाइन बाय लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं प्लीज कमेंट करिए, और थोड़ा सा वीडियो को जो है एक दो बार और देखिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा, काफी इजी है। बस आप कोशिश करिए कि क्वेरी को लाइन बाय लाइन ब्रेक करिए और समझने की कोशिश करिए क्वेरी क्या है, कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है रिट्राइव द आइटम टाइप एंड आइटम टाइप, कैटेगरी ऑफ आइटम एंड एवरेज प्राइस। बोल रहा है आइटम टाइप चाहिए, कैटेगरी चाहिए, एवरेज प्राइस चाहिए, राउंड टू द 2 डेसिमल प्लेस। अब राउंड करना है तो इसके लिए राउंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे राउंड फंक्शन लगाऊंगा, और यहाँ पे प्लेस ऑफ FMCG कंप्यूटर टाइप आइटम। अब मतलब आइटम का टाइप भी दे दिया है कि ये क्या होना चाहिए, FMCG का होना चाहिए, कंप्यूटर टाइप का होना चाहिए। द एवरेज प्राइस मस्ट बी लेस देन 2000। अब एवरेज प्राइस पे भी कंडीशन आ गया कि ये क्या होना चाहिए, लेस देन 2000 होना चाहिए। अब चलिए सेलेक्ट करके यहाँ पे बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, क्वेरी कैसे लिखेंगे चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे गाइस, सेलेक्ट आपको करना है आइटम टाइप को, ठीक है, आइटम टाइप को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए ये सारा डेटा ये प्रेजेंट है आइटम टेबल के अंदर,
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आइटम टेबल के अंदर ही कैटेगरी प्रेजेंट है, आइटम टाइप प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो भी है प्राइस वगैरह, प्राइस का भी कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आइटम टाइप आप ले लीजिए, फिर ले लीजिए कैटेगरी। ठीक है, आइटम टाइप आपको प्रिंट करना है, फिर करना है कैटेगरी, फिर आपको क्या चाहिए, एवरेज प्राइस चाहिए। ठीक है, तो एवरेज प्राइस भी लिख लिया मैंने, और इसका कॉलम का नाम क्या देना है आपका, एवरेज प्राइस वाले कॉलम का यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एलियास नेम क्या दिया हुआ है, एवरेज आइटम प्राइस, ये एलियास नेम दिया हुआ, तो यहाँ पे ये आपको एलियास नेम दे देना है, नहीं तो अगर आप नहीं देंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगी क्वेरी। अब ये डेटा सेलेक्ट हो गया, अब ये किस टेबल से करना है सेलेक्ट आपको, फ्रॉम आइटम टेबल। यहां तक तो मैंने जो है ये डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि एवरेज प्राइस जो होना चाहिए वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो राउंड ऑफ होना चाहिए, तो उसके लिए आपको राउंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे राउंड कर लीजिए और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप जो है इसको राउंड कर लीजिए। यहाँ पे ये आपने यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम आइटम टेबल भी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अब कंडीशन लगाना है मुझे कि यहाँ पे ये जो होना चाहिए ये FMCG टाइप का होना चाहिए, कंप्यूटर टाइप का होना चाहिए। अब ये देखिए आइटम टाइप, ये सब जो है ये देखिए आइटम टाइप कॉलम में ही ये FMCG कंप्यूटर वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन के लिए गाइज आपको पता है वेयर का यूज करते हैं हम, और हमको क्या कंडीशन चाहिए कि जो हमारा आइटम टाइप होना चाहिए वो या तो FMCG होना चाहिए, कंप्यूटर टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना है आपको वेयर आइटम टाइप इन, और ये क्या होना चाहिए, किस में होना चाहिए, FMCG में होना चाहिए, FMCG या कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, कंप्यूटर में। तो ये क्या हो गया, अब आपका यहाँ पे आपने दे दिया ये कंडीशन कि या तो कंप्यूटर में का होगा, नहीं तो जो है FMCG का होना चाहिए। अब देखिए एवरेज प्राइस चाहिए, तो एवरेज प्राइस के लिए आपको ग्रुप करना पड़ेगा, ये आइटम टाइप के बेसिस पे, आइटम टाइप और कैटेगरी के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बाय लगाना है, ग्रुप बाय और आइटम टाइप, और यहाँ पे साथ ही साथ कैटेगरी इन दोनों के बेसिस पे आपको ग्रुप करना है। अब सपोज करिए FMCG का कोई प्रोडक्ट है वो कैटेगरी C का है, और यहाँ पे FMCG का कोई प्रोडक्ट है वो कैटेगरी B का है, तो वो दोनों के दोनों डेटा यूनिक है क्योंकि कैटेगरी अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का प्रोडक्ट कैटेगरी B का भी है, कैटेगरी C का भी है। तो यहाँ पे ये चीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बेसिस पे ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, कैटेगरी और आइटम टाइप के बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे ग्रुप बाय लगा लिया। अब फिर कंडीशन आपको लगाना है, हैविंग जो है आपका एवरेज प्राइस जो होना चाहिए मस्ट बी लेस देन 2000। ठीक है, हैविंग एवरेज यहाँ पे प्राइस लेस देन 2000, ये आपको लिखना है यहाँ पे, और ये आपका कंडीशन को फुलफिल करता है। और यहाँ पे अब आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेरी एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आपको बस केवल समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां जहां एवरेज मांग रहा है वहां अगर एवरेज किसी और वैल्यू के साथ मांग रहा है, देखो यहाँ आइटम टाइप कैटेगरी के साथ एवरेज मांग रहा है, तो आपको ग्रुप बाय लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर सिर्फ एवरेज लिखा हुआ है, सिर्फ सिंगल कॉलम चाहिए एवरेज का, तो उसके लिए आप डायरेक्टली एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। अगर किसी और वैल्यू के साथ, जैसे आइटम टाइप किसी भी चीज के साथ एवरेज मांग रहा है, तो उसके लिए आपको ग्रुप बाय लगाना ही पड़ेगा। तो ये आपका मैं कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि क्लियर होता जाए। चलिए असाइनमेंट नंबर 49 पे आते हैं और देखते हैं असाइनमेंट नंबर 49 हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एवरेज सैलरी ऑफ जॉब्स मैनेजर एंड एनालिस्ट, मतलब मैनेजर और एनालिस्ट का एवरेज सैलरी निकालना है। देखिए जॉब पहले तो क्या है, जॉब चाहिए और उसके साथ एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी चाहिए तो भैया देखिए फिर से ग्रुप बाय आएगा, देखो क्योंकि जॉब के साथ देखो किसी और कॉलम के साथ एवरेज निकालना है, तो ये क्या आएगा, ग्रुप बाय यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। मैं आपको बार बार समझाते जा रहा हूँ, ग्रुप बाय लगेगा ही लगेगा। डिस्प्ले क्या करना है, जॉब करना है डिस्प्ले, फिर क्या करना है, एवरेज सैलरी। इफ द आइडेंटिफाइड एवरेज सैलरी इज मोर देन, अगर आइडेंटिफाइड एवरेज सैलरी 1500 से ज्यादा है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आइडेंटिफाई द एवरेज सैलरी ऑफ जॉब मैनेजर एंड एनालिस्ट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जॉब कॉलम कहाँ पे है, इस टेबल के अंदर, इंप्लॉय टेबल के अंदर है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके हम देख लेते हैं क्या क्या डेटा प्रेजेंट है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर लेंगे तो ये पता लग जाएगा कि क्या क्या डेटा प्रेजेंट है इस टेबल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जॉब के अंदर देखिए बहुत सारे जो है पोजीशंस है, एक तो मैनेजर का है, एनालिस्ट का है, प्रेसिडेंट का है, सेल्समैन का है, क्लर्क का है। तो वो कंडीशन आपको लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे पहले तो जॉब वाले कॉलम पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है गाइस, जॉब कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको सेलेक्ट करना है एवरेज सैलरी चाहिए आपको, एवरेज सैलरी। और यहाँ पे क्या करना होगा, एवरेज सैलरी का नाम क्या दिया हुआ है, एज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज सैलरी।
एवरेज सैलरी। ये नेम जब तक आपका कॉलम नेम सही नहीं होगा तब तक ये वेरीफाई होगा ही नहीं आपका। फ्रॉम ये किस टेबल से आप देख रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से मैं ये डेटा उठा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि यहां पे जो जॉब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैनेजर और एनालिस्ट का। तो यहां पे कंडीशन लगाऊंगा वेयर जॉब इन लिखूंगा, इन के बाद लिखूंगा यहां पे वेर, यहाँ पे अब केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ जॉब के साथ लोअर लगा देता हूँ। तो ये क्या होगा, जो भी जॉब कॉलम के अंदर डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैनेजर जो है लोअर केस में पास कर दूंगा और एनालिस्ट को भी जो है मैं लोअर केस में पास कर दूंगा, एनालिस्ट। ये क्या होगा, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है गाइज, यहाँ पे अब आपको ग्रुप करना है, ग्रुप बनाना है, ग्रुप बाई जॉब के बेसिस पे आपको ग्रुप करना है इन डेटा को। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्रुप बाई जॉब कर लीजिए और साथ में ग्रुप बाई के साथ कंडीशन लगाने के लिए आपको हैविंग यूज करना पड़ता है। हैविंग आपका जो एवरेज प्राइस जो होना चाहिए, एवरेज प्राइस या सॉरी सैलरी जो होनी चाहिए, सैलरी कॉलम क्या है, SAL करके ये सैलरी कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए SAL के अंदर सैलरी दिया हुआ है। हैविंग एवरेज सैलरी मोर देन 1500, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1500 आप कर लीजिए और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करिए। तो गाइज यहाँ पे इसलिए ये सैलरी लिख के आ रहा है क्योंकि कॉलम का नाम है SAL और मैंने पास कर दिया है सैलरी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने असाइनमेंट नंबर 49 को करा। गाइस काफी इजी है। आप क्या करिए, पहले तो देखिए कौन कौन से कॉलम चाहिए और वो किस टेबल के अंदर प्रेजेंट है, और सबसे पहले तो उस टेबल को स्टडी करिए, उस टेबल के किस रो में किस टाइप का डेटा है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए असाइनमेंट नंबर 50 देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 50 में क्या कुछ करना है हमें, तो यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 50 मैं ओपन करता हूँ और देखता हूँ क्या हमें करना है यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 50 में। तो हाँ चलिए मूव करते हैं असाइनमेंट नंबर 50 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है असाइनमेंट नंबर 50 पे, आप देखिएगा इस ध्यान से, डिस्प्ले द जॉब, डिपार्टमेंट नंबर एंड एवरेज सैलरी। देखो 3 कॉलम चाहिए गाइस, जॉब चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, एवरेज सैलरी। देखो अब ये एवरेज सैलरी किस बेसिस पे आ रहा है, इन दोनों के साथ आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगाना ही पड़ेगा ग्रुप बाय यहाँ पे, ठीक है। ऑफ एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट 10 और 20, मतलब या तो एम्प्लॉय इससे होना चाहिए या 10 से होना चाहिए, नहीं तो 20 से होना चाहिए, एंड देयर सैलरी इज मोर देन 2000 एंड एवरेज सैलरी मोर देन 2500। अब देखो यहाँ पे चलो सीधा सा, अब काफी इजी टाइप का, ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जॉब है, डिपार्टमेंट नंबर टेबल है, तो आपको ऑब्वियसली पता है एम्प्लॉय टेबल से होगा, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर कॉलम इसी के अंदर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है जॉब, फिर आपको क्या करना है डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करना है कॉलम, फिर क्या करना है आपको एवरेज चाहिए। एवरेज किसका चाहिए गाइस, सैलरी का, सैलरी कॉलम का, तो यहाँ एवरेज सैलरी कर लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा, एज एलियास नेम दिया हुआ है इसका, क्या है एवरेज सैलरी, ये कॉलम का नाम दिया हुआ है, ठीक है गाइस। यहाँ पे एज एवरेज सैलरी दिया हुआ है, ये क्या होगा फ्रॉम किस टेबल से है, ये फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल से ये डेटा मुझे उठाना है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या लगाना है, वेयर के लगा के जो हम कंडीशन को यहाँ पे लगाएंगे, वेयर डिपार्टमेंट 10 और 20, ठीक है। अब डिपार्टमेंट वेयर यहाँ पे लिख के वेयर लिखूंगा डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन कर लूंगा, इन यहाँ पे ये हमारा क्या होना चाहिए, या तो 10 में होना चाहिए इन 10, या होना चाहिए हमारा 20, ये इसमें हम इन के अंदर पास करते हैं। इन में बेसिकली चेक करता है कि डिपार्टमेंट नंबर जो है 10 या 20 वाला डेटा ही उठाएगा। और साथ ही साथ एक और कंडीशन लगाना है, देयर सैलरी इज मोर देन 2000, एंड साथ ही साथ सैलरी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2000, ठीक है गाइस। अब यहां तक तो ये चीज हो गया। अब देखिए एवरेज सैलरी के लिए चाहिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप बाय करूंगा, और ग्रुप बाय किस बेसिस पे करूंगा गाइस, ग्रुप बाय करूंगा जॉब और साथ ही साथ डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे, ठीक है गाइस। और यहां पे लिखूंगा हैविंग एवरेज, और यहाँ पे सैलरी, एवरेज के अंदर मैं सैलरी पास करूंगा, एवरेज सैलरी वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 2500, ग्रेटर देन 2500, ठीक है। ये बताएगा कि हमारा एवरेज सैलरी जो है ग्रेटर देन, यहाँ कंडीशन लगा दिया मैंने। अब इसको वेरीफाई करते हैं इस डेटा को, चलिए देखते हैं। तो गाइज इसको जैसे ही वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी ये कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ रहा है, तो मैं भी आपका एक आध दो बार वेरीफाई करने में
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप एक दो बार वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट जॉब। पहले जॉब डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट कर रहा है, फिर एवरेज सैलरी कॉलम को यहाँ पे उसको एक एलियास नेम दिया है एवरेज सैलरी, और ये किस टेबल से सेलेक्ट कर रहा है डेटा, एम्प्लॉय से, और कंडीशन लगाया वेट डिपार्टमेंट इन नंबर क्या होना चाहिए आपका 10 और 20 के अंदर होना चाहिए, और ग्रुप बाई लगाना है आपको। फिर क्या ग्रुप बाई कहाँ पे लगेगा, जॉब साथ ही साथ डिपार्टमेंट नंबर पे, और यहाँ पे ग्रुप बाई के साथ कंडीशन लगाने के लिए आपको है हैविंग का यूज करना पड़ता है, और जो कंडीशन है उसको आप लगाते हैं फिर बाद में। तो ये है आपका असाइनमेंट नंबर 50। तो गाइज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी लेंदी हो गया है। अगले वीडियो में मैं जो है रिमेनिंग असाइनमेंट्स को करूंगा गाइज। तो तब तक अगर ये वीडियो गाइज आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इसकी जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए गाइज इसको। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तब भी ताकि जब नेक्स्ट मैं वीडियो कभी भी अपलोड करूं तो आपको तुरंत के तुरंत पता लग जाए। आप अब ये वीडियोस जो है ये कंटिन्यूअसली आप चैनल पे आती जाएंगी। अभी मैं कुछ दिनों में पाइथन की भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो गाइस तब तक के लिए सेफ रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।